मित्रवर मैं महाराज कुमार गुप्ता आपका अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस से मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों यदि बीपीएससी टीआरई 4.0 के माध्यम से मित्रों म्यूजिक का शिक्षक बनना चाहते हैं तो मित्रों यह चैनल आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे, ध्यान दीजिएगा, रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक के क्लास प्रतिदिन लिए जाते हैं। अतः रात्रि 8 बजे प्रतिदिन क्लास को जरूर ज्वाइन करें। मित्रों एमसीक्यू के साथ साथ मित्रों प्रैक्टिस सेट भी आपको चलाया जा रहा है। मित्रों यह क्लास नंबर 16 है, ठीक है मित्रों। आज के पहले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद में सुशील वाद्यों का क्या नाम दिया गया है? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि ऋग्वेद में सुशील वाद्यों को जैसे क्या नाम दिया गया है। ए में आपका नाष्टी है, बी में गज है, सी में इशिका है, डी में आपका तुर्य है। मित्रों फट से बताइए कि ऋग्वेद में सुशील वाद्यों का नाम क्या दिया गया है। तो मित्रों 2 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा नाष्टी, मतलब एप्पल आंसर आपका 100% सत्य है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। वैदिक काल में गज का नाम था, मतलब कहने का मतलब मित्रों को वैदिक काल में गज का क्या नाम था। ए में आपका गंतु है, बी में शाम है, सी में इसका है, डी में आपका गीत है। मित्रों आपको कमेंट्स में यह भी बताना है कि गज से किस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। तो मिजराब को जो है से गज के माध्यम से बजाया जाता है। इस प्रकार 3 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों वैदिक काल में गज का नाम क्या था। तो मित्रों वैदिक काल में गज का नाम शाम था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर खेर करेंगे। नारद ने किस प्रकार के वाद्यों का वर्णन किया है। मित्रों फट से बताइए कि नारद ने किस प्रकार के वाद्यों का वर्णन किया है। ए में आपका 3 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी में आपका 6 है। मित्रों फट से बताइए कि नारद साहब ने किस प्रकार के वाद्यों का वर्णन किया है। तो मित्रों 4 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि नारद ने किस प्रकार के वाद्यों का, कितने प्रकार का वाद्यों का वर्णन होना चाहिए, तो 3 प्रकार का, मतलब ऑप्शन नंबर एप्पल आपका मित्रों सही है। इस प्रकार हम लोग 5 नंबर प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। और मित्रों एक चीज आपको जरूर बोलेंगे कि आप हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में सभी प्रश्नों का आंसर देना न भूलें। गलती से भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक प्रश्नों का यदि आप कमेंट्स में आंसर देते हैं तो मित्रों 100% आपका रिजल्ट होगा और 100% आपको सभी प्रश्नों का आंसर याद भी हो जाएगा। प्रश्न आपका है कि सारंग देव ने किन्नरी वीणा के कितने प्रकार बताए हैं। ए में आपका 6 है, बी में 8 है, सी में 3 है, डी में आपका 2 है। मित्रों फट से बताइए कि सारंग देव ने किन्नरी वीणा के कितने प्रकार बताए हैं। मित्रों बताते चले कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सारंग देव ने किन्नरी वीणा के 2 प्रकार बताए हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका 100% सत्य है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। किन्नरी वीणा का आविष्कार किसने किया। ए में आपका भरत साहब, बी में नारद साहब, सी में मतंग साहब, डी में आपका अहोबल साहब है। मित्रों फट से बताइए कि किन्नरी वीणा का आविष्कार किसने किया। तो मित्रों 6 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा किन्नरी वीणा का आविष्कार मित्रों मतंग साहब के। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर खेर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि संगीत रत्नाकर में वाद्यों के कितने प्रकार बताए गए हैं। ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 5 है, डी में आपका 4 है। मित्रों फट से बताइए कि संगीत रत्नाकर में वाद्यों को कितने प्रकार बताए गए हैं। तो मित्रों 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा संगीत रत्नाकर में मित्रों वाद्यों को कुल 4 प्रकार बताए गए हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। संतूर वाद्य में कितने तार होते हैं। मित्रों फट से बताइए कि संतूर वाद्य में कितने तार होते हैं। ए में आपका 50 है, बी में 100 है, सी में आपका 60 है, डी में 80 है। मित्रों फट से बताइए कि संतूर वाद्य में कितने तार होते हैं। तो मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा संतूर वाद्य में स से संतूर और स से 100 मतलब 100, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही है कि संतूर वाद्य में कितने तार होते हैं, तो 100 तार होते हैं। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर खेर करेंगे। वायलिन में कितने तार होते हैं। 4, 6, 5, 7। मित्रों फट से बताइए कि वायलिन में कितने तार होते हैं। तो मित्रों चारों का चारों ऑप्शन आपके पास मित्रों अवेलेबल करा दिया गया है, इसमें से कोई एक ही सही है। तो मित्रों बताते चले कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा
वायलिन में कुल कितने तार हैं? तो 4 तार होते हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि कछापी बिना में तारों की संख्या कितनी है? ए में आपका 3 है, बी में 4 है, सी में 6 है, डी में आपका 8 है। मित्रों फट से बताइए कि कछापी बिना में तारों की संख्या कितनी होती है? तो मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। कछापी बिना में तो तारों की संख्या आपका जो है 4 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों 100% सत्य है। नहीं, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। घोषिका बिना में तारों की संख्या कितनी होती है? ए में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मित्रों फट से बताइए घोषिका बिना में तारों की संख्या कितनी होती है? तो मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल, मतलब घोषिका बिना मित्रों तारों की संख्या ये वो होता है। नहीं, इस प्रकार मित्रों जो है से हम लोग अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है चित्रा बिना में तारों की संख्या कितनी होती है? ए में आपका 6 है, बी में 5 है, सी में आपका 7 है, डी में आपका 3 है। मित्रों फट से बताइए चित्रा बिना में तारों की संख्या कितनी होती है? तो मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चित्रा बिना में मित्रों तारों की संख्या आपको 7 होता है। नहीं, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा, विपंची बिना में तारों की संख्या कितनी होती है? विपंची बिना में तारों की संख्या मित्रों कितना होती है? ए में आपका 9 है, बी में 10 है, सी में 12 है, डी में आपका 7 है। मित्रों फट से बताइए कि विपंची बिना में तारों की संख्या कितनी होती है? तो मित्रों बताते चले कि विपंची बिना में तारों की कुल संख्या 9 होती है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि दिलरुबा में तारों की संख्या कितनी होती है? दिलरुबा में तारों की संख्या कितनी होती है? ए में आपका 6 है, बी में 7 है, डी में आपका सी में 4 है, डी में आपका 3 है। मित्रों फट से बताइए दिलरुबा में तारों की संख्या कितनी होती है? तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिलरुबा मित्रों जो है तारों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। अगला आपका क्वेश्चन मित्रों ध्यान दीजिएगा कि जल तरंग में कितने प्याले होते हैं? फट से बताइए जल तरंग में कितने प्याले होते हैं? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप जरूर दीजिए कि जल तरंग, सॉरी एक सेकंड मित्रों, जल तरंग में कितने प्याले होते हैं? तो मित्रों ए में है 16, 17, 18, 19। मित्रों बताते चले कि जल तरंग में कुल प्यालों की संख्या जो होती है मित्रों 16 होती है। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर खेल करेंगे। शंख किस प्रकार का वाद्य है? फर्स्ट से मित्रों बताइए कि शंख किस प्रकार का वाद्य है? ए में आपका तत् है, बी में घन है, सी में अवनद है, डी में आपका सुशिर है। मित्रों फट से बताइए कि शंख जो है से किस प्रकार का वाद्य है? तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिएगा कि शंख किस प्रकार का वाद्य है। मित्रों यदि इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते हैं तो मित्रों बहुत दुख की बात है, क्योंकि बहुत ही इजी और सरल प्रश्न है। तो शंख जो मित्रों हो जाएगा आपको घन वाद्य के अंतर्गत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर देते रहिए। तो मित्रों घन एकदम आंसर आपका सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। रावण हत्था होगा, था होगा, ठीक है। रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य है? तत् है, सुशील है, घन है या अवनद है? फट से मित्रों बताइए कि रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य है? तो मित्रों 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। मित्रों रावण हत्था जो है सुशील वाद्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसका मित्रों मान्यता है कि इस रावण हत्था वाद्य यंत्र का निर्माण रावण खुद किया था और रावण ही मित्रों इसका अपना प्रयोग करता था, इसलिए इस वाद्य यंत्र का नाम क्या रखा गया? रावण हत्था। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि भारतीय संगीत में फूंक से बजने वाले वाद्य यंत्र को क्या कहा गया है? ए में आपका सुशील है, बी में घन है, सी में तट है, डी में मित्रों आपका अवनद है। मित्रों बहुत ही सरल और इजी प्रश्न है कि भारतीय संगीत में फूंक से बजने वाले वाद्य को क्या कहा गया है? तो मित्रों जो फूंक से बजता है मतलब हवा से बजता है उसे मित्रों सुशील वाद्य यंत्र के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर आपका सही है। नहीं, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि संगीत रत्नाकर में
एक वीर नामक वंशी के कितने भेद हैं? फट से मित्रों बताइए कि संगीत रत्नाकर में एक वीर नामक वंशी के कितने भेद हैं? तो मित्रों ए में आपका 12 है, बी में 14 है, सी में 20 है, डी में आपका 18 है। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 18 आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों 20 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि शहनाई बजाते समय किस वाद्य की संगत होती है? मित्रों फट से बताइए कि शहनाई बजाते समय किस वाद्य की संगत होती है? ए में आपका तबला है, बी में मंगड़ा है, डी में मृदंग है, सी में मृदंग है, डी में आपका तुर है। मित्रों फट से बताइए कि शहनाई बजाते समय किस वाद्य की संगत होती है? तो मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा, मित्रों क्लियर कीजिएगा, जो बी नंबर जो है ये नगाड़ा होगा, नगाड़ा, ठीक है, नगाड़ा होगा। और यही आपका आंसर भी है कि शहनाई बजाते समय किस वाद्य की संगत होती है? तो मित्रों नगाड़ा भी होती है। आपका न लिखा हुआ है नगाड़ा, ठीक है, यहाँ लिख भी दिए। इस प्रकार मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपके पास लेकर के आए हैं, इस तथ्य को बारीकी से सुनिए। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। ध्यान दीजिएगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो, अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, हार भी हरा नहीं सकती। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि आपका हौसला बुलंद है तो आपके साथ कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी समय नहीं है जो आपको पटक दे। हमेशा आप आगे की ओर उड़कर बढ़ते रहिएगा। इसलिए इस स्टेटमेंट को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। और मित्रों हमारा प्रश्न है कि भरत काल में वाद वृंद के लिए संज्ञा दी गई है। भरत काल में वाद वृंद के लिए संज्ञा दी गई है। मित्रों बीपीएससी टीआरई 4.3 में मित्रों सॉरी 3.0 में यह प्रश्न पूछा हुआ है कि भरत काल में वाद वृंद के लिए संज्ञा दी गई है। कुतुब का, तुर्य का, गज का या इशिका का? मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि भरत काल में वाद वृंद के लिए जो संज्ञा दी गई है मित्रों उसे कुतुब बोला गया है। ये पल आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। भरत काल में मृदंगवाद को क्या कहा जाता था? ए में आपका चाचपुट है, बी में त्रिपुष्कर है, सी में कुतुब है, डी में आपका तुर्य है। मित्रों फट से बताइए कि भरत काल में मृदंगवाद को क्या कहा जाता था? तो मित्रों 22 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब त्रिपुष्कर मित्रों कहा जाता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि अवनदवादों को भरत काल में क्या पुकारा जाता था? मित्रों अति बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि अवनदवादों को भरत काल में क्या पुकारा जाता था? ए में आपका गंतु है, बी में भांड है, सी में पुष्कर है, डी में आपका उद्धट है। मित्रों फट से बताइए कि अवनदवादों को भरत काल में क्या पुकारा जाता था? 23 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा भांड, मतलब ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका क्या है? सही है। नहीं, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है चित्रा बिना का प्रयोग कौन करते थे? कौन होगा यहाँ पर? चित्रा बिना का प्रयोग कौन करते थे? ए में आपका मतंग साहब, बी में नारद साहब, सी में श्रीनिवास साहब, डी में आपका मित्रों अहोबल साहब। मित्रों फट से बताइए कि चित्रा बिना का प्रयोग कौन करते थे? तो मित्रों 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मतंग साहब। ये पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि दिलरुबा में किसका प्रयोग होता है? ए में गज है, बी में जता है, सी में मिजराब है, डी में आपका ओ है। मित्रों फट से बताइए कि दिलरुबा में किसका प्रयोग होता है? तो मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा दिलरुबा जो है मित्रों गज की सहायता से बजाया जाता है, मतलब ए पल आंसर हमारा सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे तानपुरे का प्रयोग सर्वप्रथम किस शताब्दी में हुआ? फट से मित्रों बताइए कि तानपुरे का प्रयोग सर्वप्रथम किस शताब्दी में हुआ? ए में आपका 10वीं शताब्दी है, बी में 14वीं शताब्दी है, सी में 13वीं शताब्दी है, डी मित्रों 16वीं शताब्दी है। मित्रों फट से बताइए कि तानपुरे का प्रयोग सर्वप्रथम किस शताब्दी में हुआ? तो मित्रों 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 13वीं शताब्दी मित्रों आंसर आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे इस राज्य के पर्दों की संख्या बताइए, मतलब इस राज्य में मित्रों पर्दों की संख्या कितनी होती है? ए में आपका 19 है, बी में 20 है, सी में 18 है, डी में आपका 16 है। मित्रों फट से बताइए
कि इस राज्य के पर्दों की संख्या कितनी होती है। तो मित्रों बताते चले कि 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। इस राज्य में पर्दों की संख्या मित्रों 19 होता है, अर्थात एप्पल आंसर आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा कि जल तरंग के प्याले किस धातु के होते हैं। मित्रों फट से बताइए कि जल तरंग के प्याले किस धातु के होते हैं। एल्युमिनियम का, लोहा का, प्लास्टिक का, चीनी मिट्टी का। मित्रों यदि भी प्रश्न का आंसर आप नहीं देते हैं तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि बहुत ही सरल और बहुत ही इजी प्रश्न आपका है कि जल तरंग के प्याले किस धातु के बने होते हैं। तो मित्रों 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, चीनी मिट्टी का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संगीत में खाल से मढ़े वाद्य को क्या कहा जाता है। ए में आपका तत् है, बी में औनद है, सी में गहन है, डी में आपका सुशील है। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि भारतीय संगीत में खाल से मढ़े वाद्य को क्या कहा जाता है। तो मित्रों 29 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा औनद। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है और लगभग हमारे सभी साथियों का आंसर सही आया, इसके लिए सभी को धन्यवाद। अगला प्रश्न आपका मित्रों कि पड़ाव किस श्रेणी में आता है। पड़ाव मित्रों जैसे एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। ए में आपको सुशीलत्र है, बी में घन है, सी में औनद है, डी में आपका तत् है। मित्रों बताइए कि चारों में से कौन सा आंसर सही है। तो मित्रों बताते चले कि पड़ाव जो है मित्रों औनद वाद्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से खेल कीजिएगा। भरत मुनि ने दर्दुर वाद्यों को किस श्रेणी में रखा गया है। ए में आपका तत् है, बी में औनद है, सी में घन है, डी में आपका सुशील है। मित्रों फट से बताइए कि भरत मुनि ने दर्दुर वाद्यों को किस श्रेणी में रखा गया है। तो मित्रों 31 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, घन वाद्य मित्रों रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका 100% मित्रों सही है। नहीं, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि तानपुरे का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथकार में किया गया है या ग्रंथ में किया गया है। तो फट से बताइए कि तानपुरे का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है। ए में आपका नाट्य शास्त्र, बी में मित्रों संगीत परिजात, सी में विदेशी और डी में आपका संगीत मरकंद। मित्रों बताते चले कि 32 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा संगीत परिजात में। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि संगीत मरकंद में बीनाओं के कितने प्रकार बताए गए हैं। मित्रों अति बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि संगीत रत्नाकर संगीत मरकंद में बीनाओं के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो मित्रों बताते चले कि 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल, मतलब 18 प्रकार मित्रों बताए गए हैं। नहीं, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि भरत मुनि ने अधोत का प्रयोग किसके लिए किया है। ए में आपका संगीत वाद्य शास्त्र वाद्य यंत्र का, बी में गायन का, सी में वृंद वादन का और डी में तो तबला तरंग का। मित्रों फट से बताइए कि 34 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि सभी प्रश्नों को मित्रों पढ़ने के उपरांत आप कुछ समय छोड़ते हैं। तो मित्रों बताते चले कि 34 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल, मतलब संगीत वाद्य यंत्र मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है मृदंग वादन का उल्लेख कौन है। फट से मित्रों बताइए मृदंग वादन का उल्लेख कौन है। ए में आपका है नारद साहब, बी में मित्रों कालिदास है, सी में पुरुषोत्तम दास है और डी में आपका बिरजू महाराज है। मित्रों फट से बताइए कि मृदंग वादन के लेखक कौन है। तो मित्रों 35 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुरुषोत्तम दास है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि वाद्य प्रधान गीत कौन सा है। फट से मित्रों बताइए वाद्य प्रधान गीत कौन सा है। ए में आपका निर्गीत है, बी में गंतु है, सी मित्रों उद्दृष्ट है और डी में आपको अनुपुष्ट छंद है। मित्रों बताइए कि वाद्य प्रधान गीत कौन सा है। तो मित्रों बताते चले कि 36 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब निर्गीत आंसर आपका क्या है, सही है। निर्णित वाद्य प्रधान की गीत कौन सी है, तो निर्णित है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर कीजिएगा
जल्ला किस श्रेणी में आता है? तत् है, अवनद है, सुशील है या घन है? मित्रों फट से बताइए कि जाला मित्रों एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, किस वाद्य यंत्र के किस श्रेणी में आएगा? चारों को चारों वाद्यों का प्रकार मित्रों आपको यहाँ पर बताया हुआ है। मित्रों बताते चले कि 37 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा घन वाद्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों एक बात याद आएगा कि हम लोग जो गांव में रहते थे तो मित्रों झाला जैसे हम लोग जैसे जब कीर्तन उर्तन होता था उसमें हम लोग को बजाने के लिए मिलता भी था, हम लोग बजाते भी थे, बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है। तो इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। मृदंग किस प्रकार में मिलाई जाती है? मित्रों फट से बताइए मृदंग किस प्रकार में मिलाई जाती है? ए में आपका षड्ज हो जाएगा, षड्ज स्वर में, बी गंधार स्वर में, सी पंचम स्वर में और डी में है मित्रों आपका मध्यम स्वर में। मित्रों फट से बताइए कि 38 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा षड्ज स्वर में। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। भरत मुनि ने कितने प्रकार की मृदंग को का वर्णन किया है? भरत मुनि ने कितने प्रकार के मृदंग का वर्णन किया है? ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में आपका 4 है, डी में आपका 5 है। मित्रों फट से बताइए कि भरत साहब ने कितने प्रकार के मृदंग का वर्णन किया है? तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉल। ऑप्शन नंबर बॉल मतलब 3 आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि हवेली संगीत में किस वाद्य की संगत होती है? ए में आपका पखावज है, बी में तबला, सी में श्री खोल है, डी में आपका घट्टम है। मित्रों हवेली संगीत में किस वाद्य की संगत होती है? तो मित्रों 40 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पखावज का। और यदि मित्रों पखावज ऑप्शन में नहीं रहता तो जैसे घट्टम टिक और कर सकते थे। इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों कह दीजिएगा घट्टम किस मिट्टी का बना होता है? ए में आपका काली मिट्टी है, बी में मुल्तानी मिट्टी है, सी में मित्रों आपको साधारण मिट्टी, डी में बलुई मिट्टी। तो मित्रों बताइए कि घट्टम किस वाद्य का बना होता है? तो मित्रों बताते चले घट्टम तो मित्रों आपको वाद्य यंत्र से बना होता है, साधारण मिट्टी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है मृदंग में दाहिने मुख से कितने पटाक्षर निकलते हैं? 6, 5, 7, 3। फट से बताइए एकदम। देखिए आंसर को कमेंट्स बॉक्स में देने के लिए एकदम भूखे शेर की तरह एकदम एक्टिव रहिए कि मृदंग में दाहिने मुख से कितने पटाक्षर निकलते हैं। तो मित्रों 42 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 7 पटाक्षर निकलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि कमरा वाद्यों को किस श्रेणी में लगाया गया? ए में आपका घन है, बी में अवनद है, सी में जो तत् है और डी में आपका सुशील है। मित्रों फट से बताइए कि कमरा वाद्यों को किस श्रेणी में रखा गया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, 43 प्रश्न का आंसर है एप्पल। ठीक है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि जवा के लिए किसका प्रयोग होता है? ए में पत्ती है, बी में प्लास्टिक है, सी में नारियल का टुकड़ा है, डी में आपका नाखून है। मित्रों 44 नंबर प्रश्न का आंसर आप जरूर दीजिए। तो मुझे बताते चले कि जवा के लिए जो मित्रों प्रयोग होता है नारियल का टुकड़ा। ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपका है तंजौरी बीना में तारों की संख्या कितनी होती है? ए में 4 है, बी में 5 है, सी में 7 है, डी में आपका 3 है। मित्रों फट से बताइए कि तंजौरी बीना में तारों की संख्या कितनी होती है? तो मित्रों 45 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल। ठीक है। तंजौरी बीना मित्रों तारों की संख्या कितनी है? तो 4 है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि संतूर का प्रत्येक स्वर कितने तारों का बंधा है? फट से मित्रों बताइए कि संतूर का प्रत्येक स्वर कितने तारों का बंधा होता है? मित्रों ए में आपका ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। ठीक है। फट से मित्रों बताइए कि संतूर वाद्य का स्वर कितने शब्दों का बना होता है? तो 46 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही है 4। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि रुद्र बीना का प्रयोग किस गायन विद्या के साथ होता है? ए में ध्रुपद है, बी में टप्पा है, सी में ठुमरी है, डी में आपका ख्याल है।
मित्रों फट से बताइए कि रुद्र बीना का प्रयोग किस गायन विद्या के साथ होता है। तो मित्रों 47 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि ध्रुपद आंसर आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि सितार में मुख्य तारों कितनी होती है। फट से मित्रों बताइए सितार में मुख्यतः कितने तार होते हैं। ए में आपका 5 है, बी में 4 है, सी में 2 है, डी में मित्रों आपका 6 है। फट से बताइए कि सितार में मुख्य तार की संख्या कितनी होती है। तो मित्रों इस प्रश्न का भी यदि आंसर आप नहीं देते हैं तो समझिए कि 1 गिलास पानी लेकर के उसमें डुबकी लगा लीजिए, आपका नौकरी लग गया। नहीं, अगर बिना मेहनत बिना मेहनत के बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो सितार में मुख्य कितने तार हैं और से तो बताइए तुम। तो सितार में कुल 7 तार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्या करेंगे कि बेलावाद का आविष्कार किसने किया। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, शिव, रावण, राम या भरत। फट से मित्रों बताइए कि बेलावाद का आविष्कार किसने किया। और मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि बेलावाद का आविष्कार मित्रों किसने किया। तो मित्रों बेलावाद का आविष्कार मित्रों रावण किया था। एक चीज मित्रों आपको बताते चले कि बेलावाद का मित्रों आविष्कार रावण किया था, परंतु बीपीएससी TRE 3.0 मित्रों ये पूछा था कि बेलावाद जैसे कौन से वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएगा। तो आपको कमेंट्स में देना है कि बेलावाद मित्रों जैसे कौन से वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार मित्रों जैसे सभी प्रश्नों का आंसर आपको यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया गया। मित्रों आप इसे स्क्रीनशॉट ले करके आप मित्रों हमें जरूर बताएं कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। ठीक है, और मित्रों ध्यान दीजिएगा बारीकी से। मित्रों यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो मित्रों एक अति आवश्यक सूचना, यदि मित्रों अभी तक आप बीपीएससी 4.0 के लिए मित्रों यदि अब तक पैकेज नहीं परचेज किए तो मित्रों पैकेज को जरूर परचेज कर लीजिए। मित्रों तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की